दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो है। तो मैंने बताया जैसे मैं उत्तराखंड ASO का जो कॉमन सिलेबस है उसके वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, और जो ऑप्शनल है उसके वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आप देखेंगे प्लेलिस्ट LT की, लेक्चरर की डिफरेंट प्लेलिस्ट है, उनमें आप देखेंगे 12th क्लास की है, BSc की प्लेलिस्ट है, MSc की प्लेलिस्ट है। तो लगभग आपको सारा सिलेबस उसमें मिल जाएगा ऑप्शनल का। लेकिन अगर आपको ऑप्शनल का प्रॉपर यानी सिस्टमेटिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 by 1 वीडियो चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे 9897544379 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लाइव क्लासेस भी चाहिए तो भी आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और मैं दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ASO कॉमन सिलेबस है इससे रिलेटेड अगर आपको MCQ चाहिए या कुछ भी मटेरियल आपको चाहिए तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आप फॉलो कर लेंगे और मुझे मैसेज कर देंगे। मुझे याद नहीं रहता तो आप मुझे मैसेज कर देंगे कि सर हमें इसके आप MCQ क्वेश्चंस भेज दो, तो मैं भेज दूंगा उसमें आपको। जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम सॉरी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है और जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और दोस्तों ये काफ़ी लंबी क्लास रहने वाली है क्योंकि इसमें हम पूरी सेट थ्योरी, मैं आज बता दूं आपको, सेट थ्योरी जो है उसको पूरा कवर करवाऊंगा मैं सेट थ्योरी को। तो आपको पता ही है सेट थ्योरी लगभग लगभग उत्तराखंड ASO, LT लेक्चरर, पॉली लेक्चरर, NDA, ऑल स्टेट टीचिंग एग्जाम में हर जगह सेट थ्योरी से एक दो क्वेश्चन बनते ही हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे पहले आज कंसेप्चुअल, और फिर थोड़े आधा घंटा हम ऑप्शनल क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करेंगे। अगर कुछ कमी पेशी रह गई तो एक अलग से वीडियो जो MCQ क्वेश्चंस का मैं आपको बना के दे दूंगा इस पर रिलेटेड। और अदर टॉपिक्स भी जो मैंने पढ़ाए हैं तो उनसे भी अगर आपको MCQ क्वेश्चंस चाहिए तो मैंने कहा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो, मैं वहाँ दे दूंगा आपको MCQ, और उनके वीडियो भी बना के मैं आपको अवेलेबल कराने का प्रयास करता रहूँगा। पहले मैंने ये कॉमन सिलेबस जो है वो पूरा करवाना है सिस्टमेटिकली, तो उसको करा रहा हूँ मैं। तो जैसे हमने 2 वीडियो बना लिए थे प्रायिकता के ऊपर, तो अब ये है सेट थ्योरी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे, देखेंगे। काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है ये सेशन और आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि ठीक है आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी, लेकिन आज आपको थोड़ा सा इसको समझने का अलग तरीके से मैं मौका प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ओके, तो वी विल स्टार्ट सेट थ्योरी। तो जैसे हमें पता है कि व्हाट इज सेट थ्योरी, तो मैं फिर बता दूं आपको सेट थ्योरी होती क्या है। तो देखो सेट क्या होता है बेसिकली, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रख रहा हूँ, आप इन एग्जांपल्स को देखिए। जैसे मैं कहूँ कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने कहा 10 मोस्ट टैलेंटेड 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, राइटर्स ऑफ इंडिया। ओके, मान लो ये क्वेश्चन आ गया पेपर में कि क्या है, ये सेट है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। एक बात ये लिखिए, अभी आप समझो इसको जरा ना, पहले इन एग्जाम्पल को समझो। फिर दूसरी बात मैं कहता हूँ कि द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, मान लो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास ओके। या ऐसे मैं कह देता हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा आपको कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, मान लो मैं कहता हूँ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। ओके, डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन, आप समझेंगे आपको बढ़िया से समझ आएगा ये सेट थ्योरी। आप समझिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, देखिए आपको मजा आएगा। डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, या मैं कहूँ कि फर्स्ट कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है ना, या कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, कलेक्शंस ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 या नेचुरल नंबर। आपको कुछ अलग लग रहा है इनमें, इन दो बातों को देखिए आप, डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स और 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो क्या आप इनको गिन सकते हो, जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इसको गिन सकते हैं हम लोग? नहीं गिन सकते। क्यों? क्यों हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन टैलेंटेड है? वो टैलेंटेड की डेफिनेशन थोड़ी दी है, ऐसा थोड़ी कह सकते आदमी जो 10 नंबर ला रहा है वो टैलेंटेड नहीं है, जो 50 ला रहा है वही टैलेंटेड है, जो 100 ला रहा है वो टैलेंटेड नहीं।
टैलेंटेड को डिफाइन करना यहाँ पर जरूरी था कि टैलेंटेड आप कह किसे रहे हो। जैसे मान लो हम क्लास में कह रहे हैं कि वो बच्चे जिन्होंने 90 से ऊपर स्कोर करा है उनको हम टैलेंटेड मान रहे हैं, तो उनको हम गिन सकते हैं कि हाँ यार ये बच्चे हैं जिनके 90 से ऊपर स्कोर हो रखा है। तो ऐसा कलेक्शंस, अब इसको देखो जरा, डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, अब आप जानते हैं कि अलग अलग बच्चों के लिए डिफिकल्ट, किसी के लिए तो आप देखेंगे एलसीएम भी बहुत डिफिकल्ट है, और किसी के लिए एलजेब्रा, मॉडर्न एलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस भी बहुत आसान बना दिया। तो वो सब अपने ऊपर डिपेंड है ना कि किसके लिए, तो हम इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा बात जिसको हम क्या नहीं कर सकते, वेल तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, वो सेट नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि सेट किसे कहेंगे, जो सेट है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ सेट is a set is a well defined collection of object, defined well defined collections well defined collections of object, right? collections of object। अब ये बात को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड, यानी जो वेल डिफाइंड हो। जैसे मैंने कहा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ये वेल डिफाइंड है, आप गिन सकते हो। मान लो आप 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी क्लास में स्टूडेंट रहे होंगे, तो अगर आपसे कोई कहता कि आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं तो आप गिन लेते, आपकी क्लास में कितने गर्ल्स हैं तो आप गिन लेते। तो यानी आप उनका काउंट कर सकते हो, उनको डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसी बात जिसको बहुत सुपरिभाषित तरीके से डिफाइन किया जा सकता है ना, सुपरिभाषित वर्ड आता है ना, सुपरिभाषित यानी अ वेल डिफाइंड। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अब ऐसी कहा कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो भैया आपने कहा लो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या कहा है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो मान लीजिए मैंने इस कलेक्शन को मैं कर पाता हूँ, ऐसा कलेक्शन जिसको मैं कर पाता हूँ और जो वेल डिफाइंड है, तो उसको सेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। और जो बात हो नहीं सकती, जिस बात को हमारे लिए डिफाइन करना फिजिबल नहीं, मान लो मैं कहता हूँ कि यार टॉप 10 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट, तो आप कैसे डिफाइन करो, किसी के लिए सचिन टॉप 10 है, किसी के लिए आज की डेट में विराट कोहली है, किसी के लिए रोहित शर्मा है, किसी के लिए ऑस्ट्रेलियन होंगे। तो आप अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब जिस चीज को आप, वो वेल डिफाइन का मतलब है कि सबका जवाब वही आना चाहिए। जैसे आपसे कोई कहे कि 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल बोलो जी, फर्स्ट 5, तो जिसको सही पता होगा वो सब बोलेंगे 5 10 15 20 25, तो यानी सबका जवाब एक ही आना चाहिए। तो जब सबके जवाब एक ही होंगे तो वो वेल डिफाइंड, मतलब जो सही है, सत्य है। और जिस बात को हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि यार कह रहा कि क्या कह रहे हैं डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन मैथड, तो कैसे पता लगेगा हमें यार प्रॉब्लम डिफिकल्ट है। मैंने कहा ना किसी के लिए वो आसान भी हो सकती है, किसी के लिए कठिन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो दिस इज ऑल, ये क्या है, सेट का डेफिनेशन है। कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हो कि द कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मान लो आप किसी, जैसे सेट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, तो द कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो आप उनको गिन सकते हो ना कि कितने क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर, मतलब आपकी किताब में कितने क्वेश्चंस हैं, और वो क्या है, वेल डिफाइन है। क्यों है वेल डिफाइन, क्योंकि ये सबके लिए सेम रहने वाला है। कोई किसी से भी पूछोगे आपकी क्लास के, तो सब बच्चे जिसको गिनना आता होगा ढंग से, तो वो सारे बता देंगे कि सर इस किताब की इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन है। तो वो जब जवाब सेम आएगा तो वेल डिफाइंड हो। जब जवाबों में क्या होगा, वेरिएशंस होगा। वेरिएशंस का मतलब है कि किसी ने कहा कि हाँ यार बताओ जरा डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो किसी ने कहा साहब मेरे को तो न्यूमेरिकल एनालिसिस कठिन लगता है, किसी ने कहा मुझे रियल कठिन लगता है, किसी ने कहा मुझे कॉम्प्लेक्स कठिन लगता है, किसी ने कहा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कठिन लगता है, किसी ने कहा लीनियर अलजेब्रा कठिन लगता है। तो सबके लिए डिफाइंड है। कोई 10वीं 12वीं के चैप्टर कोई कठिन मान रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज होती है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं हम सेट का, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हम लोग कलेक्शन ले रहे हैं सेट का, वो वेल डिफाइन तो होता ही है। अब इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, रिप्रेजेंटेशन,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके गाइस, तो बेसिकली मैं आपको फिर बता दूं कि दो तरीके से हम सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होती है रोस्टर फॉर्म, एक तो क्या होती है रोस्टर फॉर्म। देखो मैं पहले पूरा सेट का थ्योरी बताऊंगा, फिर मैं आपको इसके ऑब्जेक्ट या बीच बीच में हम क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ले लेंगे इसके, अगर आप लोगों को लग रहा है। लेकिन मैंने कहा आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैसेज भी कर दूंगा, और अगर आपको लगेगा कि नहीं सर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ही वीडियो बना दो तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन थोड़ा टाइम का इश्यू रहता है वैसे ही बच्चों को, क्योंकि मैंने कहा है मैं जून तक दूंगा आपको, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जून तक ये पूरा जो कॉमन सिलेबस है मैं खत्म कर दूँ। सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म है, एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, और दूसरा होता है साहब सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या फ़र्क है दोनों में? अब देखो मैं बताता हूँ आपको दोनों में फ़र्क क्या है कि कौन रोस्टर फॉर्म है और कौन सेट बिल्डर फॉर्म है। तो नाम से ही लग रहा है टेबुलर फॉर्म बोलेंगे या रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, तो जब आपको क्या कहा जाए कि आपको सीधा दे दिया जाए किसी चीज़ को, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 20 एंड 25, ठीक है ना। मैंने कहा 20 से 25 के बीच में जितने नेचुरल नंबर है उनको लिख दीजिए। आपने लिखा 21, 22, 23, 24 और 25 है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया, यानी टेबुलर फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया। और अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि कुछ भी बात जिसको आप क्या कर दोगे, जैसे मान लो मैंने कहा यार कि सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, 12 जो नंबर है उसके फैक्टर का सेट, तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होता है 12, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है और 12 से डिवाइड। तो ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। तो बेसिकली रोस्टर फॉर्म ये टेबुलर फॉर्म क्या होती है, इन दिस फॉर्म we represent a set by a listing all the element of the set or the element are being separated by commas and enclosed within the braces। तो मतलब क्या करते हैं, इनको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं और इसको लिख देते हैं और ब्रैकेट के अंदर इसको रख देते हैं। तो ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं रोस्टर। ये टेबुलर, टेबुलर मतलब इसको टेबुलेट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब दूसरी बात आती है साहब सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या आती है, मान लो मैं कहता हूं सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर। मान लीजिए मैंने कहा सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर है ना, इसको मैं कह रहा हूं आपको। तो अगर आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ जो ऑल इवन इंटीजर्स है, इसको आप वो करिए, लिखिए किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए इसको। इसको किस में लिखना है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो सेट बिल्डर का बेसिकली नोटेशन फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, नोटेशन फॉर्म है। मान लो मैंने कहा लो जी साहब ये सेट है, और मैंने कहा x सच दैट x बिलोंग x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n। और जहां पर ये n जो है ये मैंने क्या ले लिया, दैट इज ये इंटीजर ले लिया, n क्या ले लिया मैंने, इंटीजर्स। क्लियर है। तो ये देख लो आप x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। तो अब n आप कोई भी नेचुरल नंबर लो तो आपको क्या मिलेगा, या इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट की जगह अगर आप ये इसको भी यूज कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका दैट इज 2n, और देन n बिलोंग्स टू z, z माने सेट ऑफ इंटीजर, z माने इंटीजर। तो अब आप z की वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रख लो, माइनस रख लो, प्लस रख लो, 1 2 3 4, तो आपको क्या मिल जाएगा अगर आप रखते रहेंगे, मतलब आपने पूरे सेट को क्या कर दिया इतने से। अब आप मान लीजिए 1 रखते हैं तो कितना मिल जाएगा 2, 2 रखते हैं तो कितना मिल जाएगा 4, 3 रखते हैं तो कितना मिल जाएगा 6, 8 10 12, तो ऐसे चलता रहेगा वो। और इस तरफ भी चल सकता है अगर माइनस में रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाली जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर का मतलब है उसको नोटेशन फॉर्म में आपने क्या कर दिया, लिख दिया। उसको किस फॉर्म में लिख दिया, नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल इसके क्या करता हूँ आपको, जैसे मैंने कहा बेसिकली होता क्या है कि जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं चीज़ों को, तो उसको आपको किस में लिखना है, सीधा सीधा किस में लिखना है, आपको उसको नोटेशन फॉर्म में लिखना है। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि भाई दिस सेट ऑफ, जैसे मान लो इसको मुझे पहले कुछ क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म के हैं, दी सेट ऑफ all letters, set of all letters, set of all letters in the word
in the word, right? Trigonometry, 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 ओके। तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ओके। वी वांट टू फाइंड दिस इन रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, एक ही होता है। तो कैसे लिखोगे आप इसको रोस्टर फॉर्म में? अगर आपको लिखना है, क्योंकि मैंने नंबर्स वाले एग्जांपल आपको दे दिए हैं, तो मैं आपको फिर बता दूं, आपको क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है जो सेट का रिप्रेजेंटेशन का होता है, और इसमें जो वर्ड आ रहा है जैसे टी है ना, और जो दो बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है। जैसे आर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आर को एक ही बार लिख दिया आपने, है ना। फिर आई, आई तो एक ही बार है, आई आपका यही है, एक ही बार है, ये लिख दिया, टी लिख दिया, आर आपका हो गया। फिर जी, जी आपने लिख दिया, देख लीजिए जी अगर दोबारा है तो एक ही बार आएगा। फिर जी के बाद ओ, ओ आपने लिखा, तो ओ यहाँ भी है लेकिन यहाँ वाला एक ही बार लिखते हैं। फिर एन है, तो एन आप लिखेंगे, एन आपका आएगा। फिर एम आएगा आपका, फिर ई आएगा आपका, और टी आप यूज़ कर चुके हो, टी आपने सबसे पहले यूज़ कर लिया है, टी। अब क्या रह गया आपका, दैट इज वाई। तो गाइस ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो गया आपका, रोस्टर फॉर्म हो गया। दिस इज यू हैव द रोस्टर फॉर्म, ओके। या आप कह सकते हैं गिव द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर लाइंग बिटवीन -5 एंड 5। सारे इवन इंटीजर जो किसके बीच में है, -5 और 5 के बीच में सारे इवन इंटीजर है, उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो उनको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? रोस्टर फॉर्म का मतलब है सारे इवन इंटीजर लिखने हैं, तो -4 हो गया, -2 हो गया, दैट इज 0 हो गया, दैट इज 2 हो गया, दैट इज 4। तो ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ये टेबुलर फॉर्म इसको हम बोलते हैं कि ऑल इवन इंटीजर लाइन बिटवीन -5 एंड 5 है। मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको, आप समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लिखने में फिर टाइम लग रहा है तो आपका उतना लंबा वीडियो जाएगा। फिर आजकल बच्चों को लंबा वीडियो देखने की वैसे भी आदत नहीं है। तो ऑल इंटीजर लाइन बिटवीन -5 एंड 5, तो -4, -2, 0, 2 और 4। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म हो गया साहब, दिस इज यू हैव दी रोस्टर फॉर्म। अब आपको कहा जाए कि सेट बिल्डर की कुछ एग्जांपल मैं देता हूं आपको। तो सेट बिल्डर है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, 3, 6, 9 और 12 है, और यू हैव टू राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको किस फॉर्म में लिखना है हमको? इसको लिखना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। वी वांट टू राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? तो बहुत सही है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इसको आप कह सकते हो, मैंने कहा नोटेशन फॉर्म ही सेट बिल्डर फॉर्म होती है। दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3n। और यहाँ पर क्योंकि सब प्लस नंबर है, प्लस के नंबर है, तो आप कह सकते हो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर n की जगह आप 1, 2, 3, 4 रखो तो आपको क्या है, और इस n की आप कंडीशन भी कर दो, 12 तक है, तो 12 कैसे आ जाएगा? जब n की जगह क्या रखोगे आप, इस n की जगह 4 रखोगे तो 12 आ जाएगा। तो 5 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो उतनों की जरूरत थोड़ी है आपको। आपको कितने तक की जरूरत है? 4 ही तक के नेचुरल नंबर की जरूरत है ना, क्योंकि आप n इजिकल टू 1 रखोगे तो देखो x इजिकल टू 3n है, तो n इजिकल टू 1 रखोगे तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 रखोगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 12 आ जाएगा। तो बस 4 ही तक जरूरत है ना, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर आप कंडीशन कह सकते हो कि एंड n जो हम लेंगे वो लेस देन इक्वल टू 4 लेंगे, लेस देन इक्वल टू 4 लेंगे, लेस देन इक्वल टू 4 लेंगे। क्यों? क्योंकि कहाँ से स्टार्ट, नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1। तो क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। तो इसलिए 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा और 4, तो आपका ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कह सकते हैं कि ये एक नंबर है आपके पास, देखेंगे अगर हम इसको देखें, ये है जैसे 1, इसको देखें आप 1 4 9, ये कभी कभी आता है सेट बिल्डर हो रही है, तो 1 4 9। तो इसके लिए अगर हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n स्क्वायर, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है, क्योंकि 100 10 का स्क्वायर 100 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
तो गाइस ये हो जाएगा आपके पास, ये अगर मान लीजिए आपने सेट में लिखा तो यहाँ करली ब्रैकेट लगा देना। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये कंडीशन आपने फिक्स कर दी। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है आपकी? सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये नोटेशन फॉर्म है, मतलब किसी चीज को सांकेतिक भाषा में कहना सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और उसको सिंबॉलिक मतलब उसके नोटेशन की फॉर्म में लिखना वो सेट बिल्डर, वो रोस्टर फॉर्म हो गया या टेबुलर फॉर्म हो गया। ओके, तो ये तो था आपके पास क्या, डेफिनेशन ऑफ अ सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। उस पर मैंने कुछ बातें करी आपसे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर। अब किस पे आ जाते हैं? टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर, कि कौन कौन से टाइप हमारे पास सेट के हैं। मैंने कहा आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो में पूरा सेट की बात जानकारी आपको मिल जाएगी। तो टाइप्स ऑफ सेट्स, ओके गाइस। तो सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। आपने सुना होगा ना, एम्प्टी सेट सुना होगा, नल सेट सुना होगा, क्लियर है? तो अब आपको ये देखना है कि एम्प्टी सेट कहते किसे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा सबसेट लिखते कैसे हैं। पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट बता रहा हूँ। ये है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है, नाम से पता लग रहा है खाली। ये इसको ऐसे भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? नल सेट भी है, और कुछ लोग इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। हिंदी में क्या नाम है इसका? रिक्त, पाई बोलते हैं ना, पाई सबका भाई। तो अ सेट that does not contain element, याद रखना, a set that does not contain any element, a set that does not contain any element, ऐसा सेट जो कोई एलिमेंट कंटेन ही नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं। A set which does not contain any element, ध्यान रखना, यानी जो खाली है भाई, जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो वही तो है नल सेट। तो ऐसा सेट जिसमें कुछ होगा ही नहीं, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, देखो कर्ली ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है ना ये, तो ये क्या हो गया? नल सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। या कुछ लोग इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम है फाई, PHI, फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, अ सेट which does not contain any element, ऐसा सेट जो कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? हम एम्प्टी सेट कहते हैं। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा इसके एम्प्टी सेट के। फिर दूसरा होता है नॉन एम्प्टी सेट। एक तो हो गया एम्प्टी और एक हो गया नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हो गया? नॉन एम्प्टी मतलब जो एम्प्टी नहीं है, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, यानी अ सेट which contain at least one element, a set that contain a set that contain at least one element, क्या करता है? कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही ना। फिर उसका कैटेगराइजेशन हो जाता है, जो एक एलिमेंट वाला है वो सिंगलटन, उसका अलग से नाम भी है। लेकिन अभी बेसिकली एक समझो खाली और एक खाली नहीं है। तो जो खाली है उसके पास तो कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट। और जो नहीं है खाली, उसके पास कम से कम एक तो है, ज़्यादा से ज़्यादा को तो हम कह नहीं सकते कितना हो सकता है, बट एक है कम से कम। अ सेट दैट कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट, अ सेट दैट कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट is called non empty set, is called, उसको क्या कहेंगे हम? a non empty set, राइट। अब आगे बात करते हैं नॉन एम्प्टी सेट। और एक होता है साहब, मैंने अभी कहा सिंगलटन सेट, एक होता है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट, अ सेट विच कंटेनिंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट, अ सेट कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट। कितना? एग्जैक्टली वन एलिमेंट। अगर ऐसा सेट जो केवल और केवल क्या करता है? एक ही एलिमेंट को कंटेन करता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं उसको? सिंगलटन सेट। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें हम, तो जैसे मैंने कहा एम्प्टी सेट है, तो अगर मान लो मैं कहता हूं, ये कंडीशन मैंने दे दिया आपको, ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज लेस देन 0, ओके।
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x जो है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा यानी इस तरफ जाओगे आप -1 -2 की तरफ, और आपको पता है कि पहला नेचुरल नंबर क्या है, दैट इज फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 0 से छोटा है? ये कह रहा है ना, ए क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x जो है लेस देन 0 होना चाहिए। तो भाई 0 से छोटा यानी 0 से यानी -1 2 3, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम 1, और 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसी बात जो हमारे पास जिसमें हमें एलिमेंट ही नहीं मिलेंगे उसको बोलते हैं नल सेट। ये देखो, इसको मैंने कहा खाली रहेगा ना ये, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट हमें मिला ही नहीं जो इस बात को मान ले, तो वो खाली रह गया, तो इसलिए नल सेट हो गया। तो नल सेट हो गया, तो इसको या तो ऐसा लिख लो या फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर हम कहें नॉन एम्प्टी सेट, तो नॉन एम्प्टी सेट के मैंने अभी सारे एग्जांपल आपको नॉन एम्प्टी सेट के ही दिए। ये जैसे मैंने कहा ये 3 6 9 12, तो आपने देखा ये नॉन एम्प्टी सेट है। तो बहुत सारे नॉन एम्प्टी सेट, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का सेट था, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब है जिसमें एलिमेंट नहीं होगा, और नॉन एम्प्टी का मतलब है, और अगर ऐसा कोई बात आपसे मैं कह दूं कि जैसे मैंने कहा लो ये सेट है, एक मान लो एक सेट है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x जो है 2 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए। तो आप देखो 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो बताओ क्या होगा, वो क्या होगा, 3 ही तो होगा जो 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो इसमें एक ही एलिमेंट है ना, एक ही एलिमेंट है, इस बात में एक ही एलिमेंट आ रहा है 3, तो इसको हम बोल सकते हैं सिंगलटन सेट। इसको क्या बोल सकते हैं, सिंगलटन सेट। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। इसके बाद आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देखो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट वी कैन डिफाइन, अगर देखें तो एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है फाइनाइट सेट। तो नाम से ही पता लग रहा, जिसमें क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट, जिसमें क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। और एक है इनफाइनाइट सेट, एक हो गया आपके पास इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट नाम से ही पता लग रहा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपके सेट के अंदर कितने एलिमेंट है जो इनफाइनाइट है नंबर्स में, तो उसको आप इनफाइनाइट सेट कह सकते हो। और सेट के अंदर अगर फाइनाइट एलिमेंट है, मतलब जिनको गिन सकते हो आप, तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। और सेट के अंदर इतने सारे एलिमेंट है कि जिनको आप गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। क्लियर है ना। अब ये भी ध्यान रखना, जैसे कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि एम्प्टी सेट कैसा सेट होगा, कोई बताएगा तो एम्प्टी सेट क्या है। एम्प्टी सेट और जो सिंगलटन सेट है ये भी फाइनाइट सेट के एग्जांपल है। ये क्या है, ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। और जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर आप देखें तो सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है वो कैसा है, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6, अप टू कहाँ तक जाते रहोगे आप, इनफाइनाइट तक जाओगे। तो ये इनफाइनाइट सेट है, कैसा सेट है, दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो अब आप समझ आ गया होगा, फाइनाइट मतलब जिसमें इतने एलिमेंट है जिनको आप गिन सकते, जैसे तुम्हारी क्लास के बच्चों का सेट है तो फाइनाइट है। जैसे आपके घर में मेल मेंबर का सेट है तो वो फाइनाइट सेट है, आपके घर में फीमेल मेंबर का सेट है वो फाइनाइट सेट है जिसको आप गिन पा रहे हो। लेकिन ऐसी कोई बात जिसको आप गिन ना पाओ तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रेश, ये आ जाएंगे। ये सब क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये इनफाइनाइट सेट हो जाते हैं। ओके, फिर आता है कार्डिनल नंबर और ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल नंबर। देखो मैं पूरा सेट थ्योरी आपसे डिस्कस करूंगा, आप क्लास के लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको आता भी है तब भी देखें, क्योंकि हर चीज़ एक बार देखने से कई चीज़ें समझ में आती हैं, और उससे क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद। मैंने कहा अभी मैं इस पर MCQ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट, और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा भी, आप लोग कमेंट नहीं करते। कुछ एक आधे बच्चे ने कमेंट किए थे पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन दिए थे कि उनके जवाब, तो भाई अगर आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो सिंसियरली, तो इतना पेशेंस तो आपको होना चाहिए ना कि एक वीडियो को सीरियसली देखो फिर उसके क्वेश्चंस करो, तभी तो तैयारी होगी। मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा देख के किसी चीज़ को क्रैक कर लोगे, इतना आसान है नहीं। आपको पता है कंपटीशन जो है बहुत टफ हो चुका है। तो कार्डिनल नंबर की अगर हम बात करें
तो कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं या ऑर्डर किसे कहते हैं सेट का? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट, ये ध्यान रखना। द नंबर ऑफ distinct the number of distinct elements of a finite set right? The number of distinct element of a finite set is called the cardinal number or order of that finite set. तो भाई जिसको क्या करोगे, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, जैसे मैंने अभी बात करी थी आपसे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री था, लिखा था हमने ट्रिग्नोमेट्री लिखा था यहाँ, तो आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री में अगर इसकी कोई कार्डिनलिटी पूछता है आपसे तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मान लो ये सेट ए है तो इसकी जो कार्डिनलिटी हो गई या ऑर्डर हो गया 9 हो गया, क्योंकि इसमें 9 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 9 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो इसको बोलते हैं, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्डिनलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। ओके गाइस, द कार्डिनलिटी गोइंग टू रिप्रेजेंटेड बाय द Na। एंड कार्डिनलिटी का मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसके एलिमेंट को गिन के लिख रहे हैं कि भाई अगर 5 है, जैसे मान लो मैंने कहा लो 1 2 3 4 5, तो भाई ये कितने हैं? इसकी Na मान लो ये बी सेट है, तो इसका अगर कार्डिनलिटी आपको डिफाइन करनी है क्या? 5 हो जाएगा। मान लो आपको कोई सी सेट दे दिया AEIOU, तो इंग्लिश की क्या है ये? AEIOU का सेट है, तो इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 5 हो गई। और जो कार्डिनलिटी होती है इनफाइनाइट सेट की, वो नॉट डिफाइंड। तो इनफाइनाइट सेट को गिनोगे कैसे आप एलिमेंट? वो तो इनफाइनाइट ही है। तो कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ the cardinal number of an infinite set is not defined ओके। मान लो आपसे कहूँ मैं कि लो यार ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 जा रहा है अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी कार्डिनलिटी बताओ। तो कहाँ है? आपको डिफाइन कर सकते हो आपकी लास्ट कहाँ तक जाएगा? तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है उसकी, मतलब नहीं है, डिफाइन ही नहीं है वो। तो ये हो गया साहब कार्डिनलिटी। ओके, फिर आ जाते हैं, दो चीज़ें होती है, एक इक्वल सेट होते हैं, अनइक्वल सेट होते हैं। इक्वल सेट किसे कहते हैं? देखो बेसिकली बहुत नाम से ही पता लग रहा है इक्वल सेट। इक्वल सेट हम उनको कहते हैं द टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। हाँ, ये ध्यान रखना, टू सेट आर सेट टू बी इक्वल, ठीक है। इफ दे हैव exactly the same elements, right? अब आप ध्यान रखना, यानी टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट। दो सेट को आप इक्वल सेट कहोगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। मतलब समझे? जैसे मान लो मैंने ए दिया आपको, ए सेट दे दिया मैंने 1 2 3 4, और बी दे दिया मैंने आपको 4 3 2 1। तो क्या कह सकते हो ये दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं है? देखो एक चीज़ और ध्यान रखना ना, ये ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे पहले 4 यहाँ चौथे नंबर पे और 4 यहाँ पहले नंबर पे, तो बेसिकली क्या है, अगर आप देखें ए और बी जो है इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि ए में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 ही है, और बी में भी जो एलिमेंट है वो 1 2 3 और 4 ही है। तो ये क्या हो गया आपके? ये क्या हो गया? इक्वल सेट हो गए। लेकिन मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपको कि एक सी सेट है मेरे पास 1 2 3 4 और 5, और सेट बी है मेरे पास 4 3 2 और 1। तो आप देख रहे होंगे इसमें 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है, पर लेकिन 5 छूट गया। इसमें क्या हो गया? 5 छूट गया। तो सी जो है बी के इक्वल नहीं है। तो मतलब समझे, कार्डिनलिटी भी सेम होनी चाहिए। कार्डिनलिटी मतलब सेट की कार्डिनलिटी भी सेम होनी चाहिए। एन सी इज इक्वल टू एन बी, कार्डिनलिटी भी सेम होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, और साथ ही साथ उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, कार्डिनलिटी भी सेम होनी चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू
न्यूमेरिकल वैल्यू या जो भी उसकी वैल्यू है, जैसे ए आई ओ यू है, तो उसका जो वैल्यू है उसकी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो तब वो क्या सेट नहीं होंगे। जैसे यहाँ 1 था 2 था, लेकिन यहाँ 5 है और इस सेट में बी सेट में 5 है ही नहीं, तो ये दोनों सेट जो है इक्वल सेट नहीं है। ओके, तो यानी इक्वल सेट के लिए क्या होते हैं, द टू सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। मतलब वही एलिमेंट सेट ए में होनी चाहिए, वही एलिमेंट सेट बी में होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। अनइक्वल सेट भाई अगर वो क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो अनइक्वल हो गए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है नहीं। क्लियर है? तो इक्वल और अनइक्वल। अब आपसे पूछा जाए, जैसे मान लो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अब आपको ये लिखना है कि ये तुम्हारे जवाब होने चाहिए भैया, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर है ना। तो आपको बताना है इवन प्राइम नंबर जो है वो क्लासिफाई करना है आपको, इसको किसमें, अभी दो में ही करो, एम्प्टी और नॉन एम्प्टी में। नॉन एम्प्टी तो आप इजीली बता दोगे कि एम्प्टी और नॉन एम्प्टी क्या हो जाएंगे, क्या है, मतलब कौन एम्प्टी और कौन नॉन एम्प्टी है। तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स क्या है, नॉन एम्प्टी आएगा, ठीक है ना। और सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 0। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स इज ऑड, एक्स इज ऑड। तो अब आप बताएंगे ये कैसा है, ये एम्प्टी है नॉन एम्प्टी है। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स ऑड नंबर है, यानी ऑड नंबर का स्क्वायर करके 4 आना चाहिए। तो बताओ कौन सा ऐसा ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर करके 4 आ जाएगा। 1 है, 3 है, 5 है, कौन है, तो ये क्या है, ये कैसा होगा, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 5 आएगा, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो आपको क्लासीफाई करना है ना, तो मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ, तो इनको बताना है आपको। जैसे एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स इज एन ऑड इंटीजर, 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 ठीक है। अब आप ये देखें, जैसे अब ये देखो, जैसे आपके पास ये है, ये क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल इवन, सेट ऑफ set of set of all circles, set of all circles passing through, set of all circle passing through 0 0। तो ये भी बताना है आपको, ये एम्प्टी है नॉन एम्प्टी। तो आप लोग बताएंगे इनको कि ये एम्प्टी है नॉन एम्प्टी, ये आपके लिए क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट के हैं, तो वो आप डिसाइड कर लोगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसी जैसी जो चीज़ें थोड़ा सा ठीक ठाक हैं वो आप देख लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसेट के ऊपर। तो मुझे लगता है सबसेट क्या है, अब इस पे बात करेंगे हम सबसेट के ऊपर। तो देखेंगे सबसेट क्या होता है। तो सबसेट क्या होता है बेसिकली, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ए है मेरे पास, ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 है ना। तो सबसेट क्या कहेंगे हम, जैसे इसके सबसेट बनाने हैं हमको, सेट है तो आप लोगों को सबको पता है बेसिकली सबसेट क्या होते हैं। ये जैसे इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, अब ये भी ध्यान रखना, नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं किसी सेट के, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, 2 की पावर n होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं किसी सेट के, वो 2 की पावर n होते हैं। तो जैसे यहाँ वेयर n is number of element, where n is number of elements in set, सेट के अंदर जितने एलिमेंट है, जैसे इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 है, तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3, तो कितने सेट हो जाएंगे, 8 सबसेट हो जाएंगे। अब आपसे कोई कहेगा कि कौन कौन से हो 8, तो देखो ये तो 5 है, 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है। 5 होता है 1 2 3 1 2 1 3 2 3
और 1 2 3। तो ये सब क्या हो गए, जैसे 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या है, सब इसके सबसेट है। ये क्या है, इसके सबके, ये सब जो है इसके सबसेट है। सबसेट मतलब उसका पार्ट, सब सेट, यानी सेट का सब पार्ट समझो ना। सबसेट नाम से ही पता लग रहा है, सब पार्ट, सब पार्ट, सब पार्ट कहेंगे इसको ना। जैसे सेट है तो उसका सब पार्ट जो होगा, उसका कुछ टुकड़ा, उसका कुछ अंश, उसको हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। तो ये जो है आपको क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ध्यान रखना है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is also element of B, okay, then we say that then we say that A is subset of B। तब हम कह सकते हैं कि यार A जो है B का सबसेट है। जैसे आप कह रहे हो, जैसे मैंने अभी कहा, जैसे ये है 1 2, तो मान लो सेट ए है तुम्हारे पास 1 2 3, ओके, और मान लो हमने इसको बी नाम दीजिए, किसको, सेट। तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है ना, ए के अंदर। देखो सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 और 2 है, और वो सेट ए के अंदर। तो आप कह सकते हो कि बी जो है साहब ए का सबसेट है, बी जो है ए का सबसेट है। क्लियर है। तो अब एक चीज विशेष ध्यान रखने वाली है, जो फाई होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब ये भी ध्यान रखना, देखो दो लोग जो है ना सबके साथ रहते हैं, एक तो फाई और एक वो आदमी खुद। तो मैंने हमेशा बोला है कि दो लोग, फाई का मतलब है कि जब आपको खुद अपनी शक्तियां पता है ना, नल सेट मतलब नल, वो पावर जो आपके साथ हमेशा चल रही है। तो बेसिकली उसको आप कह सकते हो, भगवान भी कह सकते हो। तो वो आपके साथ हमेशा है। और 1 2 3 मतलब आप खुद। तो दो लोग आदमी के साथ हमेशा रहते हैं, एक उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है, जो भी आपसे रिलेटेड है, जैसे भी है आप जिसको भी चीज़ को मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी है जो आपके साथ हमेशा रहती है, तो 5 के रूप में। और एक आदमी खुद 1 2 3 जो आदमी खुद होता है, बाकी ये जो है उसके सब पार्ट है 1 2, इसलिए इनको क्या है, दो कैटेगराइज कर देते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया सबसेट। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 4 दिस। तो आपको मैंने कहा ना, अगर 4 एलिमेंट है, जैसे मान लो 1 2 3 4, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4, तो 16 आ जाएंगे। इसके कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। क्लियर है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, सबसेट लिख सकते हो। अब इसमें भी एक चीज़ और विशेष ध्यान देने वाली है कि दो तरीके के बेसिकली क्या होता है। जैसे एक तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। एक तो होते हैं सबसेट और एक होते हैं प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब है, जैसे ऊपर मैंने लिखा था, तो 5 1 2 3 1 2 2 3 और 1 3, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि ये जो 1 2 3 है, तो ये तो सेट के इक्वल ही है ना, 1 2 3 जो है सेट के इक्वल ही है। तो 1 2 3 तो जो है सेट के इक्वल है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम जो है, ये प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा, ये सेट सबसेट में तो आएगा। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब है कि पूरी तरीके से उसके अंदर है। जैसे 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 1 3 2 3। तो ये ध्यान रखना आप कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो ध्यान रखना 2 की पावर n माइनस 1। तो जैसे सेट अभी ए था, उसमें कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 थे। तो कितने हो जाएंगे इसके प्रॉपर सबसेट, कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 7। तो वो मैंने बता दी, ये 7 सबसेट है इसके, 1 2 3 4 5 6 7। सीधी सी बात है, एक वाला सेट हट जाएगा जो उसके इक्वल होगा। अरे वो हट जाएगा जो उसके इक्वल होगा। जैसे ये है, मान लो ए बी सी डी, ए बी सी डी,
तो भाई ये वाला हट जाएगा, क्योंकि सबसेट तो ये भी रहेगा ना इसका। सबसेट तो वो बात तो ये भी पूरी कर रहा है कि सेट के अगर इसको जब सबसेट बनाएंगे तो इसके कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 16 सबसेट बनेंगे। तो 16 में 5 भी होगा और ये भी होगा, ए बी सी डी भी होगा, 5 भी होगा, ए भी, फिर ए भी होगा, बी भी होगा, ये अलग है। लेकिन अगर आप इसको हटा दें, क्योंकि ये और ये तो बराबर ही हो गए ना, ये और ये बराबर हो गए, तो प्रॉपर सबसेट मतलब प्रॉपर जो प्रॉपरली उसके अंदर है, जो प्रॉपरली उसके अंदर है, मतलब हाँ वो बराबर नहीं है उसके, मतलब ये तो इसको चैलेंज कर सकते हैं ना यार, तेरे पास 4 एलिमेंट है, मेरे पास भी, तेरे पास जो एलिमेंट है वही मेरे पास भी है, तो ये सबसेट तो है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रॉपर सबसेट है उसको ऐसे, और सबसेट को कैसे, ऐसे दिखा देते हैं। प्रॉपर सबसेट को ऐसे और सबसेट को ऐसे दिखा देते हैं नोटेशन से, यानी ये पूरा पूरा इसके अंदर है और इसमें ये इक्वालिटी वाला भी चल रहा है साथ में, इक्वालिटी वाला भी चल रहा है साथ में। ओके, अब हम बात करेंगे पावर सेट की। अब किसकी बात करेंगे, पावर सेट। अब बात करेंगे पावर सेट। तो देखो पावर सेट क्या होता है कि सारे सबसेट से मिलाकर अगर आप कोई सेट बना दो, जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट है ए बी, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है ना, 2 एलिमेंट है। इसके अगर हम सबसेट लिखे तो मैंने अभी बताया आपको 2 की पावर 2 कितने सबसेट होंगे इसके, 4, एक होगा 5, एक होगा ए, एक होगा बी और एक होगा ए बी, है ना। और इसको मिलाकर अगर हम सेट बना दें तो ये पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। दिस इज पावर सेट ऑफ ए, यानी सारे सबसेट को मिलाकर जो सेट बन जाता है, 4 सबसेट है ना इसके, तो उन चारों सबसेट अब एलिमेंट बन गए, मतलब ये जो 4 सबसेट थे अब ये एलिमेंट बन गए। 5 भी एक एलिमेंट है, ए भी एक एलिमेंट है, बी भी एक एलिमेंट है, ए बी भी एक एलिमेंट है। जैसे सेट ए के लिए कौन थे, 2 एलिमेंट थे, ए और बी 2 एलिमेंट थे इसके लिए। और पावर सेट के लिए कितने एलिमेंट हो गए, 5 ए बी ए बी। तो इसको हम कह सकते हैं पावर सेट का मतलब है सारे सबसेट से मिलकर जो सेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। और उसको डिनोट करते हैं पी ए से। उसको किससे डिनोट करते हैं, पी ए से। क्लियर है। तो अब एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है आपको कि कभी कभी वो पूछ लेता है कि भाई ये बता दो, जैसे मान लो आप ऐसे मैं पेपर में क्वेश्चन दे दूँ आपको कि ए बिलोंग्स टू ए, है ना, और तो आप देख रहे हैं हाँ ये ए एलिमेंट है ए का, लेकिन ए जो है वो सबसेट है ए का। अगर ये ए की बात करें तो ये तो क्या है, इसका सबसेट है, लेकिन ये ए जो है ये एलिमेंट है। तो याद रखना एलिमेंट बिलोंग करते हैं, एलिमेंट क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ये डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर सेट के अंदर है तो बिलोंग करेगा, और सेट के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। और जो सबसेट होते हैं वो सबसेट होते हैं, उन पे यहाँ पर ये वाला नोटेशन आता है जो सबसेट वाले हैं। तो इस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने कहा वो जो मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको क्या कर रहा हूँ, सबको आइडिया दे रहा हूँ इसको, है ना। तो ये ध्यान रखना कि भाई कितने उसके पावर सेट होगा। तो अब ये चीज़ें हमारी क्या है, जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे ये देखेंगे अगर आप इसको, ये क्वेश्चन है तो इस पर आप देखेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए सेट ए है मेरे पास, 1 2 3 4 और 5 ये है मेरे पास, है ना। तो मान लो मैं कहता हूँ कि 6 सबसेट है ए का, तो ये करेक्ट है, ये बात इनकरेक्ट है। तो ये बात इनकरेक्ट है क्योंकि 6 तो इसमें है ही, 6 इसमें है ही नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 जो है सबसेट है ए का, तो सही है ये बात, क्योंकि 1 एलिमेंट है तो इसका एक सबसेट 1 भी तो होगा, ये सबसेट बनेगा ना इसका। जब आप इस सेट के लिए सबसेट लिखोगे तो 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे 1 इसके लिए सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि अब इसमें एक चीज और है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन देखें आप। अब मान लीजिए मैंने आपको कहा, अब ये क्वेश्चन समझना आप, ये पेपर में आ सकता है कि 3 4 सबसेट है ए का। तो ये बात सही है कि गलत है, 3 4 ये ध्यान रखना है आपको। ये 3 4 जो है, ये 3 4 मैंने कहा ए का सबसेट है कि नहीं है, ध्यान से देख के बताएंगे आप कि सही है ये गलत है। तो ये इनकरेक्ट है, क्यों, फिर वही बात जो मैं अभी बोल रहा था कि 3 4 तो इसके लिए एक एलिमेंट है, इसके लिए क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि इसका एलिमेंट की तरह है ना वो। सेट तो तब बनता है अगर 3 4 जो है, ये 3 4 जो है
इसके बाहर क्या लग जाता, 3 4 के बाहर जब आप क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, तब बनेगा ये सेट, तब आएगा ये सबसेट। अभी तो ये एलिमेंट है, क्योंकि अभी तो ये एक एलिमेंट है ना ये 3 4 इसका, सेट ए का ये सवाल आता है भैया, ध्यान रखना। 3 4 का 3 4 जो है, सॉरी, ये ब्रैकेट के अंदर था, तो 3 4 ब्रैकेट के अंदर है, तो इस सेट का एक एलिमेंट है 3 4, तो सबसेट वाली जो कंडीशन है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये तो एलिमेंट है, सबसेट कहाँ से हुआ, सबसेट तब होगा, हाँ, अगर ऐसा दे देता वो पेपर में, कैसा 3 4 है ना, या इसको छोटा ब्रैकेट कर देता, तो ऐसा कर देता हो, तो तब आप कह सकते थे कि हाँ यार ये ब्रैकेट है, और इसके अंदर जो है, इसके बाहर करली ब्रैकेट लगा के उसने क्या कर दिया, इसको सेट बना दिया। अभी तो ये एलिमेंट था, लेकिन जब बाहर उसके क्या लगे, सबसेट लिखोगे ना आप, जब इसके क्या करोगे, जैसे मान लो ये ए है, और इसको इसको जब इसके सबसेट लिखेंगे हम लोग, तो जब सबसेट लिखेंगे तो जैसे इसका सबसेट एक 1 बन जाएगा, एक 2 बन जाएगा, एक ये भी तो बन जाएगा इसका सबसेट 3 4, एक सबसेट, हाँ, तो अब सबसेट हो जाएगा। लेकिन जब तक एक एलिमेंट है, मैंने कहा ना, जैसे 1 है तो 1 ए को बिलोंग कर रहा है, 2 ए को बिलोंग कर रहा है, 3 4 अभी ए को बिलोंग कर रहे हैं, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, और सेट जो होते हैं वो सबसेट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है पेपर में, तो इसको आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि आपको पेपर में नंबर ऑफ सबसेट लिखने को भी आ सकते हैं, तो वो अब आप लिख लेंगे। मैंने फिर कहा, अगर आपको कोई डाउट्स हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का भी लिमिटेशंस होता है, कई चीज़ें होती है, नहीं तो इसको बहुत डिटेल में 50 एक ही चीज़ के एग्जाम्पल 100 एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, तो उतना टाइम है नहीं। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्या है कि एक बार रिकॉल और आइडिया, यानी एक जो बेसिक आइडिया हो जाता है कि हाँ, एक वीडियो में आपको पूरे सेट थ्योरी का मैं आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से आप पूरी सेट थ्योरी को देख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसके लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर तो इन चीज़ों पे बात करेंगे। अब मैं कुछ प्रॉब्लम आपके पास है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए, ये मैंने कहा आपको AEIOU, तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल नंबर ऑफ, फाइंड, ये क्वेश्चन का आप मुझे जवाब देंगे, फाइंड दी नंबर, फाइंड दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the power set of A, और सेट ए दे रखा है मैंने आपको, कौन, AEIOU, कितने होंगे, तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है, ठीक है, 64, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इसके कितने सबसेट होंगे। तो अभी बताया था मैंने, पावर सेट बनाना है, फिर उसके एलिमेंट गिन लेने। तो पावर सेट पहले सबसेट बना लो, तो जितने सबसेट होते हैं उतने ही उसके पावर सेट में एलिमेंट होते हैं। तो उसका मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया था, तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई खास आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आने वाली है ना। और इसके तो ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। अब आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट, इस पे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट पे। अच्छा, पहले मैं कुछ एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे दे देता हूं, आप इनके क्वेश्चंस के जवाब लिखेंगे यहाँ पर। जैसे मान लो मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन आ रखा है एनडीए में, एनडीए से मैंने उठाया है क्वेश्चन, इसको करेंगे आप लोग। विच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच, ये कमेंट करना उसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, इनमें से नल सेट कौन है, नल सेट कौन है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन ए है x such that x belongs to real number 4x square minus 1, 4x square minus 1 is equal to 0, है ना। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। b दे रखा है, सेट b दे रखा है, x belongs to natural number और x is odd, x is odd, x is odd, और x plus 3 is even, x plus 3 is
मैंने कहा आप वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, मैं उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन वहाँ दे दूंगा ना। पॉसिबल नहीं हो पाता इतना लिखना यहाँ पर क्वेश्चंस, और पहले से टाइप करके रखो, कौन करेगा इतना, टाइम की बड़ी बाउंडेशंस है। बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। अब ये देखो एक्स स्क्वायर लेस देन 3 है, तो ये बताना है आपको। और ऑप्शन डी है साहब, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये आएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो इनमें कौन नल सेट है ये आपको बताना है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन ये होने वाला है, ठीक है ना। और इसके लिए आप कर सकते हैं क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक और मैं आपको दे रहा हूँ। आप ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, वैसे मैं ये फोटो भी भेज दूंगा आप लोगों को उसमें, किसमें, ग्रुप में ना, जो मैंने बोला है। ये देखो, इफ एक्स इज अ पॉजिटिव, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, if x is a positive integer, then then the solution then the solution set then the solution set of the equation then the solution set of the equation x plus 2 is equal to 0 is, अब चार ऑप्शन है, a is equal to -2, ऑप्शन b is equal to 2, ऑप्शन c 5, और ऑप्शन डी और 5 को भी ब्रैकेट में। तो आप बताना है क्या आपका आंसर होगा इसमें, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, थोड़े इनको करेंगे आप ना, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ हम सही पढ़ भी रहे हैं, या जो चीज़ें पढ़ रहे हैं कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बीच वन। अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो इसको बता देना, मैं ग्रुप में वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा जब मुझे टाइम लगता है मैं तभी कर पाऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इज करेक्ट। आप लोग क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैं काफ़ी वीडियो के लिंक भी देता रहता हूँ। जो मेरे चैनल में आपसे रिलेटेड वीडियो है, मैं उनको डायरेक्ट, आप कई लोग सर्च करने में दिक्कत होती है, तो मैं उसमें ग्रुप में शेयर कर देता हूँ उनको, तो आप देख लेना उनको, तो आपको आसानी रहेगी। नहीं तो आप ढूंढेंगे प्लेलिस्ट में कि ये मेरे काम का है, ये नहीं है मेरे काम का, ये बीएससी का है, ये इसका है। तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए, और आप पूछ भी सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ आपको पूछना हो तो मेरे से कमेंट करें उसमें, ग्रुप में मेरे यूट्यूब में कमेंट करें, मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा जब भी टाइम लगेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए हैं, इनको ट्राई करना आप लोग। बहुत सारे हैं वैसे, पर फिर मैंने कहा कि अभी इतने देने का लिखूंगा तो फिर आगे पढ़ाऊंगा कैसे, क्लियर है ना। तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा, अब है ऑपरेशन ऑन सेट। अब हम बात करेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट है ना। तो मैंने कहा क्लास में, क्योंकि मेरे पास जिस दिन भी होता है टाइम, मैं उस दिन आप लोगों के लिए ये क्लास बना देता हूँ। तो थोड़ी लंबी हो जाती हैं क्लासें, क्योंकि और टाइम जिस दिन मिलेगा उस दिन लंबी ही लेंगे क्लास ना। ऑपरेशन ऑन सेट, तो बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशन सेट के ऊपर होते हैं। आप देखो जैसे ये है ए यूनियन यू, मतलब एक यूनिवर्सल सेट होता है, आपको पता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि जिसमें सारा कुछ है, यूनिवर्स। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो यू है, ये यूनियन, यूनियन माने इकट्ठा करना, दो चीजें होती है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। तो यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना, और इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। जो जो चीज़ें कॉमन है वो ढूंढनी है आपको। यूनियन मतलब उनको कलेक्ट कर देना, सबको मिला देना। जैसे मान लो कि आपके पास कुछ सामान था और दूसरे के पास कुछ सामान था, आपके दोस्त के पास। मान लो आपके पास क्या थे, आपके पास टॉफियाँ हैं, आपके पास दोस्त के पास चॉकलेट है, तो आपने दोनों का कलेक्शन कर दिया, मिला दिया, तो ए यूनियन बी। आपकी टॉफ़ी और उसकी चॉकलेट मिक्स होके जो सेट बन गया वो ए यूनियन बी। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास टॉफियां हैं और आपके दोस्त के पास भी, मान लो आपके पास पल्स की टॉफी है, ओके, आपके पास पल्स की टॉफी है मान लिया, और आपके दोस्त के पास पल्स की भी टॉफी है और चॉकलेट भी है, चॉकलेट भी है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम लोग तो सिर्फ पल्स की टॉफियां,
मतलब समझ, जो कॉमन होगा, जो इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों के पास होगा, इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों के पास है। तो पल्स की टॉफियाँ, क्योंकि इसके पास तो पल्स की टॉफियाँ हैं, इसके पास चॉकलेट एक्स्ट्रा है, चॉकलेट इसके पास है नहीं, तो जो पल्स की टॉफियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, जो पल्स की टॉफी हो जाएंगी वो क्या आ जाएंगी इंटरसेक्शन में। या आप इसको ऐसे समझें, जैसे सेट है 1 2 3 है मान लो, ठीक है ना, और सेट बी है आपके पास 5, ठीक है, 3 और 7। तो अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा आपके पास 1 2 3 5 और 7, है ना, इकट्ठा कर दिया। और ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो सिर्फ कॉमन आएगा। तो कॉमन कौन है इनमें, 3 है कॉमन, क्योंकि जो दोनों के पास इंटरसेक्शन है कॉमन है, तो दोनों के पास क्या है, सिर्फ 3 है कॉमन, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। और ये यूनियन, यूनियन का मतलब है मिला देना, जोड़ना, इकट्ठा कर देना, और इंटरसेक्शन का मतलब है क्या कर देना, उनमें से उभयनिष्ठ को छांट लेना। तो कुछ लॉज मैं आपको बता रहा हूँ, ये लॉ आपको याद रखने, क्योंकि सीधे लॉज पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, ध्यान रखना इनको। ये कुछ अच्छे लॉज हैं जो सीधा पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ ए यूनियन यू, यूनिवर्सल सेट बराबर यू होता है ना। अरे यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का यूनियन निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट ही तो मिलेगा। जैसे मान लो ए है, लो 1 2 3, और यू मैंने दे दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अब नेचुरल नंबर में ये शामिल ही तो हो जाएगा फिर। तो अब आपके पास बचेगा क्या, सेट ही ऑफ नेचुरल नंबर तो बचेगा सिर्फ भाई। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो ये ऑटोमेटिकली आ गए ना 1 2 3, तो ये अप टू इनफाइनाइट। तो अगर आप ए और इस यू का यूनियन करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, यू ही तो बचेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही तो हो जाएगा, इकट्ठा कर दोगे। मैंने क्या कहा, यूनियन का मतलब है दोनों को मिक्स कर देना, तो जो इसके एलिमेंट है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो 1 2 3 तो इसके पास पहले से ही है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास, तो यूनियन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है आपके पास ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू भी ए ही होता है भाई। अब आप फिर वही बात आ गई, मान लो ए सेट है कोई 1 2 3 है फॉर एग्जांपल, है ना, और फाइव का मतलब तो आपको पता ही है नल सेट होता है। फाइव का मतलब क्या होता है, नल सेट होता है, खाली है पहले ही। अब आप इन दोनों का यूनियन निकाल रहे हो, ए यूनियन फाइव, तो निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए तो आना है, सेट ए बचेगा आपके पास, है ना। तो फाइव तो वैसे भी क्या होता है, फाइव क्या है, नल सेट है, तो वो कहाँ है, वो तो खाली है ना, पहले ये एलिमेंट तो है ही नहीं उसमें। तो यानी ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। फिर आपके पास है एक होता है इडम्पोर्टेंट लॉज, इसको बोलते हैं। नाम तो क्या है, नाम भी रख लेना, कभी कभी नाम भी पूछ सकता है, नाम तो वैसे नहीं पूछता। सो इडम्पोर्टेंट लॉ क्या होता है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है गाइस, ओके। फिर एक होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ तो बहुत कॉमन लॉ है, ये आपको पता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ए के साथ बी को जोड़ो या बी के साथ ए को जोड़ो, बराबर ही आना है जब एलिमेंट। एक होता है एसोसिएटिव लॉ, ये शॉर्ट फॉर्म है एसोसिएटिव लॉ, तो वो भी कॉमन लॉ है, आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी और यूनियन सी के बराबर होता है ना, क्लियर है। तो ये जो है आपके पास ये यूनियन और इंटरसेक्शन है, तो इस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत कठिन चीज़ है कि यूनियन का मतलब है इकट्ठे कर देना और इंटरसेक्शन का मतलब है उनमें से कॉमन ले लेना। तो आई थिंक मुझे ऐसा है नहीं इसमें कि ऐसा कोई बहुत, चाहे तो मैं आपको जैसे ये क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके निकाल लेना आपको। ये क्वेश्चन है जैसे 1 2 3 4, और बी दे दिया मैंने आपको 3 4 5 6, क्लियर है। और सी दे दिया मैंने आपको 5 6 7 8, और डी दे दिया मैंने आपको 7 8 और 9 10, है ना। अब ये निकाल लेना आप, ए यूनियन बी ए, दूसरा निकाल लेना आप बी यूनियन सी, तीसरा निकाल लेना आप बी यूनियन सी यूनियन डी, है ना। इनको निकालने की कोशिश करना, तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी यूनियन की प्रैक्टिस हो जाएगी इनमें, इनमें सबकी आपकी क्या हो जाएंगी, यूनियन की प्रैक्टिस हो जाएंगी। और इसमें इंटरसेक्शन भी निकाल लेना क्या है। और थर्ड है जैसे सी इंटरसेक्शन डी, फोर्थ है आपके पास ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। पांचवा है आपके पास
ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, और छठा है आपके पास, इनको कर लेना सारे क्वेश्चंस और थोड़ा अपनी प्रैक्टिस क्या कर देना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इससे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का मतलब फिर मैंने बता दिया, जैसे ए यूनियन बी है तो ये सारे एलिमेंट मिक्स कर देने हैं, 1 2 3 4, अब 3 4 रिपीट हो रहा है तो ये नहीं आएगा 3 4, तो ए यूनियन बी जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। और अगर जैसे ये सी इंटरसेक्शन डी है तो सी और डी में जो कॉमन है, तो सी और डी में जो कॉमन है, तो देखो 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, तो सी इंटरसेक्शन डी अगर आएगा तो 7 और 8 कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन लेना है ना। तो ये हो गया साहब यूनियन, और ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, है ना। तो इंटरसेक्शन के भी कुछ लॉज हैं, तो वो सेम लॉज हैं जैसे उसके थे, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो कॉम्यूटेटिव लॉ, तो वो कॉम्यूटेटिव उस पर भी ये इडम्पोर्टेंट लॉ। तो इंटरसेक्शंस के लॉ भी मैं लिख देता हूँ आपको, फटाफट लिख देता हूँ इंटरसेक्शन के बेसिस पर। ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, दूसरा लॉ है आपके पास ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव, तीसरा लॉ है, अब देखो फाइव के साथ किसी चीज को इंटरसेक्शन करोगे, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, तो कॉमन हमेशा छोटी चीज आती है, ध्यान रखना ना। अरे यूनिवर्सल सेट के साथ ए, मान लो ए में 2 ही एलिमेंट है 1 2, और यूनिवर्सल सेट है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये है, तो भाई ए इंटरसेक्शन यू निकालोगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 2 ही तो बचेगा, तो वो छोटा ही सेट आता है ना, इंटरसेक्शन में जो छोटा वाला आएगा वो आएगा ना कॉमन। थर्ड है आपके पास, ये इडम्पोर्टेंट लॉ है इसका इंटरसेक्शन का, तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, फिर इसका कॉम्यूटेटिव लॉ भी है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए, फिर आपका एसोसिएटिव भी होता है, तो एसोसिएटिव भी वही चलेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ऐड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो ऐड हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए ये इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो जैसे मैथ्स के ऑपरेशंस होते हैं ना, वैसे समझो इनको, जैसे ये मान लो ये प्लस का है और ये गुणा का है, तो ए की गुणा बी के साथ भी होगी और ए की गुणा सी के साथ भी होगी ना, तो वही चीज़, तो और बीच में एडिशन कर दिया उनका। तो समझने के लिए हैं ये सारी चीज़ें, आप इनको देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेट थ्योरी में, क्लियर है गाइस। तो एक जैसे ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनके जवाब आपको लिखने हैं, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं पेपर में, ये कि ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, ये देना है आपको। तो ऑप्शन ए है आपके पास ए, ऑप्शन बी है आपके पास बी, ऑप्शन सी है ए यूनियन बी, और ऑप्शन डी है फाइव, है ना। फिर एक ये दूसरा क्वेश्चन है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये क्या होगा, फिर ऑप्शन ए है आपके पास ए, ऑप्शन बी है आपके पास बी, ऑप्शन सी है ए इंटरसेक्शन बी, और ऑप्शन डी ऐसा फाइव, है ना। तो जो सही है वो टिक कर देना। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए है, आपके लिए मैं दे रहा हूँ। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आप लास्ट तक वीडियो को बने रहे, मैं सारा आज सेट थ्योरी के बेसिक्स आपको, और फिर लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब है, जैसे मान लो मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास U कोई सेट है, तो U है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का। और ए सेट है, मान लीजिए मेरे पास 1 3 5 7 और 9 है, और मुझे ए कॉम्प्लीमेंट या इसको ए डैश भी कहते हैं, तो इसका मतलब है यूनियन में से ए का एलिमेंट हटा दो। सेट जो यूनिवर्सल सेट है या जो ये यू सेट है, इसमें से ए के एलिमेंट हटा दीजिए आप लोग ना, जो भी ए के एलिमेंट है उनको माइनस कर देना है, माइनस में हटा देना है। तो यूनियन में क्या है 1 2 3, तो 1 हटेगा, एक 3 हटेगा, एक 5 हटेगा, एक 7 हटेगा और एक 9 हटेगा, तो बचा कौन, वो लिख लो आप, यू के वो एलिमेंट लिख लो जो बच गए। तो कौन कौन से बच गया आपके पास, 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया और 10 बच गया, ठीक है ना।
तो कितना आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके पास 2 4 6 8 10 आ गया। क्लियर है गाइस? तो यानी कि आपको करना क्या है, ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट हटा देते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आप लोग जरूर करेंगे। जैसे मैं दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप प्रैक्टिस के लिए आइए। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 है ना। देखो बेसिक्स ही आना है ये इसमें में, बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा सेट थ्योरी का। तो बेसिक्स में और बाकी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वहाँ भी अवेलेबल करा दूंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो वहाँ भी देख सकते हैं। तो देखो यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है आपको 2,3 दे रखा है ना, और सेट बी दे रखा है आपको 3,4,5। तो भाई आपसे पूछ लिया उसने, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया ए डैश निकाल दो, सेकंड निकाल दिया ए डैश का डैश निकाल दो, तीसरा निकाल दो ए डैश यूनियन बी डैश निकाल दो, चौथा निकाल दीजिए ए इंटरसेक्शन बी डैश निकाल दो, पांचवा निकाल दो ए यूनियन बी का होल डैश निकाल दो, है ना, और छठा आप निकाल दीजिए ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकाल दीजिए। तो निकाल देंगे। अच्छा इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ना तो ए आता है, तो इनको ध्यान में रखना है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही रिजल्ट बन जाएंगे आपके पास कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनिवर्सल में से 2 3 हटाया, फिर जो आंसर जैसे यही है, इसको अगर हम देखें तो ए डैश निकालो पहले ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या है तुम्हारे पास, यूनिवर्सल सेट है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 और 6 है ना, और ए क्या है तुम्हारे पास 2 3 है। तो हटा दो ये 2 3, 2 हटेगा और 3 हटेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा 1 4 और 5 और 6 है ना, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, फिर इसका डैश निकालना है, ए डैश का डैश निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, फिर यूनियन में से ए डैश को माइनस करूँगा। तो यूनियन क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 में से ए डैश माइनस कर दो, 1 4 5 6 को माइनस कर दो, तो 1 हटेगा, 4 हटेगा, 5 हटेगा और 6 हटेगा, तो बचा क्या, बचा क्या आपके पास 2 3 बचेगा, देखो 2 3। तो इसको एज अ रिजल्ट भी आप याद कर सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है। तो इस तरीके से आप और सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और आपको जहां पर इसमें क्या है कोई दिक्कत आती है वो मेरे से। हाँ, और इसमें मैं बता दूं डी मॉर्गन्स लॉ बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। डी मॉर्गन्स लॉ काफ़ी आते हैं एग्जाम में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपने देखे होंगे सेट थ्योरी में डी मॉर्गन्स लॉ जरूर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना ये है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर, यानी डैश कॉम्प्लीमेंट का मतलब डैश भी है यहाँ। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए, है ना। हाँ, और ये भी ध्यान रखना फाइव डैश इज इक्वल टू यू, यू डैश इज इक्वल टू 5। तो ये भी जो है आपके पास ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। साथ ही ये भी ध्यान रखना आप ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू है, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट से भी है, ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज होती है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। और ए यूनियन ए डैश सॉरी इंटरसेक्शन ए डैश जो होता है ये 5 होता है, ये क्या होता है 5। तो ये कुछ रिजल्ट है जो आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इनको ध्यान भी रखना है आपको। पेपर में इन क्वेश्चंस को करना भी है, समझना भी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछ लिए जाते हैं। अब इसी पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको देख लेना आप लोग। ये क्वेश्चन है जैसे ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है ए यूनियन बी, ऑप्शन बी है ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन सी है ए डैश, और ऑप्शन बी है नन ऑफ दीज, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना इनकी। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए है ए यूनियन बी, ऑप्शन बी है ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी है
नन ऑफ दीज। ओके गाइस, तो इनको ट्राई कर लेना, आप इन क्वेश्चंस को क्या कर लेना, ट्राई कर लेना। अब डिफरेंस सेट, तो डिफरेंस का भी मतलब वही होता है जो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, डिफरेंस में भी माइनस ही करना पड़ता है। ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, अगर ए बी का डिफरेंस आप निकाल रहे हैं तो ए में से किसके एलिमेंट हटा दीजिए, आप बी के एलिमेंट हटा दीजिए। तो देख लेना, ये मेरे को लगता नहीं कि इतना आपको प्रॉब्लम करेगा ये। अब आपको इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो वेन डायग्राम भी है इसमें। अच्छा, एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। टू सेट प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, टू सेट प्रॉब्लम। सेट थ्योरी, प्रायिकता, सब जगह आ जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और मान लो आपको एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो सीधी सी बात है, फिर ये इधर आ जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, है ना, ये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि ये चीजें जो है, अब मैं कुछ चीजें लिखा रहा हूं आपको, ये ध्यान रखना आप, ये आपके बड़े काम आएंगी, क्योंकि ये वर्डिंग जो है कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो ये वर्डिंग में लिखा देता हूं, तो ताकि आपको एग्जाम में बड़ा काम आएगा इसका। जैसे मान लो नॉट ए लिखा है ना, तो इसका मतलब है नॉट ए का मतलब होता है ए डैश, है। अगर आपको लिखा ओनली ए, ओनली ए, तो इसको हम थ्योरेटिकल नोटेशन है इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए बट नॉट बी लिखा है, ए बट नॉट बी लिखा है, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन लिखा है ओनली बी, ओनली बी अगर लिखा है, तो ओनली बी का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, बी बट नॉट ए। अब देखो बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए अगर है, तो इसका मतलब भी यही है, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ओके, इधर ए और इधर बी, इधर, ये वर्डिंग में आता है जब सवाल आते हैं, इधर ए और बी। तो अब आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब है ए यूनियन बी आपको कैलकुलेट करना है ना, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। अगर ऐसा आ जाए, एटलीस्ट 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 वन ऑफ ए एंड बी, बी, तो ये आ जाएगा ए एटलीस्ट, हाँ, तो इसमें भी क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा, ए एंड बी, ए एंड बी। फिर मैं बता दूं, ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, और नीदर ए नॉर बी, तो इसका मतलब होता है साहब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है, काम आएगी आपके, क्वेश्चंस आते हैं इस पर, कंफ्यूज नहीं होना। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बड़े एग्जाम में आपने देखा होगा, सेट थ्योरी में पूछे भी जाते हैं कि क्या है कैसा है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं कि अगर आप देखें, एक क्वेश्चन हम इस तरीके का ले लेते हैं, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है कोई बात नहीं, आप देखो इसको, समझो, अगर थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो अगर जिसको आता है, लेकिन देखना जरूर आप लोग ना, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कराई है। इफ़ एक्स एंड वाई, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट, आर टू सेट, टू सेट such that such that such that x union y has 50 elements, okay, or x has 28 elements, and y has 32 elements, how many elements does, देखो how many elements does x intersection y have, तो ये तो सीधा ही हो जाएगा, अभी बताया मैंने आपको फॉर्मूला। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर होता है
एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस एक्स एन एक्स यूनियन वाई लगा देना, आंसर आ जाएगा इसका, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। मैं और अलग क्वेश्चंस आपसे बता दूंगा, डिस्कस दे दूंगा आपको उसमें, किसमें, जो क्वेश्चन है आपको वहां मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। कहाँ, जब आप चैनल पे लेंगे मेरे, उसमें इंस्टाग्राम पे, ओ सॉरी टेलीग्राम पे, तो वहाँ मैं आपको ये क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दूंगा और आप ट्राई करना। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसको जरा आप लोग जरूर ट्राई करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 950 person, in a group of 950 person, 750 speak can speak 750 can speak Hindi, can speak Hindi, and 460 can speak 460 can speak English, 460 can speak English. How many can speak, how many can speak, right? नंबर एक, बोथ हिंदी, एच फॉर हिंदी एंड ई फॉर इंग्लिश, है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। सेकंड है ओनली हिंदी, और ऑप्शन थर्ड है ओनली इंग्लिश। तो इसका मैं आपको आंसर भी दे देता हूँ। कई अगर आपको उनकी भी आंसर चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट में करना कि सर इसका आंसर बताओ, मैं लिख के दे दूंगा आपको ना। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका आएगा बोथ वाले का, जो आएगा ना, एन ए क्या है, बोथ ना। तो फर्स्ट का है 260 आएगा, इसका आएगा ओनली हिंदी। सेकंड का आएगा 490 और ओनली इंग्लिश का आएगा 200। अगर आपको ऐसे आंसर भी चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, मैं, हाँ मुझे लिख देने चाहिए थे, फिर तब प्रैक्टिस क्या करोगे ना तुम लोग। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं लिख के भी दे दूंगा आपको। 3 वाला भी ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन जो है, एक ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, इस पर भी कई क्वेश्चन बनते हैं। अरे भैया फॉर्मूले पता होंगे तो क्वेश्चन निकाल ही लोगे तुम लोग। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है एन ए, ये शायद मैंने उसमें भी लिखाया प्रायिकता वाले में, एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए यू इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसी को ऐसा भी आ जाता है, देखो कभी कभी ना, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, डैश वाले में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ये तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको लगता है ये आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं फॉर्मूले, इसको और अगर देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन आपको मिलेंगे ये फॉर्मूले, इन पे कभी कभी सीधा, वैसे मुझे लग रहा है 1-2 क्वेश्चन तो सीधा फॉर्मूले का ही आएगा, देख लेना आप लोग ना, सीधा फॉर्मूला कि इसका क्या वैल्यू होती है, एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कुछ क्वेश्चन तो आपके सीधा फॉर्मूला बेस्ड भी आ जाएंगे, और इससे तो आने ही आने, इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है वो आने ही आने हैं। तो अब जो है पूरी सेट थ्योरी पर हमने थोड़ा थोड़ा बात करी, सेट थ्योरी की। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ बता देना, मैं भेज दूंगा ये आपको, किसमें, उस चैनल पे भेज दूंगा। और जो है मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ और आंसर भी बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इसके कर लेना। क्योंकि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है एक ना, फॉर एनी 2 सेट, और अगर कुछ छूट गया होगा सेट में तो वो भी बता देना, मैं डिस्कस कर लूँगा उसको। ए एंड बी, द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज, तो ऑप्शन ए है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऑप्शन बी है ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन सी है ए डैश इंटरसेक्शन बी और ऑप्शन डी है ए यूनियन बी डैश, है ना।
तो आपको ये बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो देखो मैंने कहा था वैसे a माइनस बी है ना, तो a में से b हटा दिया तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, फॉर्मूले भी होते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप एक क्वेश्चन मैं ना उसमें दे दूंगा आपको, किसमें, जैसे ये है a सबसेट है b का, इफ a सबसेट है b का, देन द वैल्यू ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो शायद ही मैंने लॉज में लिखाया कहीं अभी, a ऑप्शन है, b ऑप्शन है, a c ऑप्शन है 5 और d फिर वही है नन ऑफ दीज, राइट। थोड़ा जल्दी है, राइटिंग का ज़्यादा इश्यू मत देखना, मैथ्स में राइटिंग तो टाइम भी हो रहा है ना। तो ये आ जाएगा, देखो इफ a सबसेट है b का, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखना आप, इसका आंसर होगा साहब, मैंने बताया भी था आपको, लिखा भी रखे मैंने, आप इनको ट्राई कर लेना कि कैसे करके आप इसको वो कर सकते हो। अच्छा जैसे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है मुझे लगा, हाँ एक चीज़ बताना मैं भूल गया, तो वो इस क्वेश्चन में आ जाएगी। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, हाँ ये वर्ड नहीं आया ना अभी, तो मैंने ये क्वेश्चन देखा तो अब आ गया मुझे यार। देन मैं वही कह रहा हूँ, कुछ छूट गया हो बता देना, कोशिश करा मैंने सारा जो मेरे को याद आया, मैंने सब चीज़ें डिस्कस करी हल्का हल्का। वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इज, तो ऑप्शन ए है एन ए माइनस एन बी, ऑप्शन बी है एन ए डॉट एन बी, ऑप्शन सी है आपका एन ए प्लस एन बी, और ऑप्शन बी है 0। तो देखो ए एंड बी आर डिस्जॉइंट, हाँ तो मैं कह रहा हूँ डिस्जॉइंट का मतलब होता है जब ए इंटरसेक्शन बी जो होता है 5 हो जाता है ना, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे ए है 1 2 और बी है 3 5, तो बी है 3 5, तो इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 5 आएगा, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो वो कह रहा है ए और बी डिसजॉइंट है, तो ए और बी डिसजॉइंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 5। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ना। तो क्या पूछा उसने कि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, है ना, ये पूछा उसने। देन द वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इज, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी होगी, तो वो तो मैंने बता ही दिया भाई कि जब 5 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एन, इसका कार्डिनलिटी नंबर निकालोगे 5 का, तो 5 का कार्डिनलिटी नंबर क्या होता है 0, मतलब 5 में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो ये तो इतना ये फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा 5 का कार्डिनलिटी नंबर कितना होता है 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये जो है मैं आपको दे दूंगा उसमें, किसमें, अगर आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं तो वो मैं उसमें दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे। तो इस तरीके से कोशिश करी है मैंने कि सारा कुछ मेन चीज़ें सारी आप लोगों से डिस्कस की जाए, जिससे कि आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। और क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करने के लिए, और भी थी, कोशिश करेंगे अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हों तो आप मेरे से कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। तो मेरा प्रयास है कि ऐसे करके कुछ लिमिटेड क्लासेस में, क्योंकि एक सेक्शन तो उसमें थ्योरेटिकल है आपका ना, जो कॉमन सिलेबस है, लेकिन ये पहले मैं वो टॉपिक लूँगा जो सबके काम आएंगे, जैसे एलटी उत्तराखंड लेक्चरर सबके काम आएंगे, तो उन टॉपिक्स को हम बात करेंगे, फिर हम उन टॉपिक्स पर भी आपके जो कॉमन थ्योरेटिकल टॉपिक है उन पर भी चले जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, और कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए, लाइक करने में तो बिल्कुल नहीं, और शेयर भी कर दें प्लीज़, है ना। ठीक है, और थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, बाय बाय।